हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है बोर्ड वाली क्लास पर, वो हम क्या पढ़ रहे हैं, वो हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कल हमारी क्लास हो चुकी थी। तो हमने कल क्या पढ़ा था, हमने हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, और जो हमारा 7वां फंडामेंटल राइट अब हमारा कानूनी अधिकार बन गया है उसके बारे में भी हमने जान लिया था। ठीक है, अगर आपको डिटेल में और ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो प्लीज़ आप जो PDF वाली क्लासेस चल रही हैं इसी चैनल पर पॉलिटी की, उन पर जाइए। ठीक है, तो उसमें आपको सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तो हमने 6 अधिकारों के बारे में जान लिया था। हमने ये जाना था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 18 तक कंप्लीट कर लिया था। मतलब जो समता का अधिकार है, जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट्स है, जो सामान्य है, उसके अंदर आर्टिकल 12 और 13 आते हैं, उनके बारे में हमने जान लिया था। और फिर उसके बाद हमने जो हमारा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 आता है हमारा क्या, समता का अधिकार, तो उसके बारे में भी हमने जान लिया था, पढ़ लिया था। तो दूसरा जो फंडामेंटल राइट है हमारा, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो दूसरा फंडामेंटल राइट क्या है हमारा? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा क्या दूसरा फंडामेंटल राइट क्या है हमारा? स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारे कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है? वो होता है हमारा आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है। तो हमें क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, किन किन क्षेत्र में क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, हमको उनके बारे में हम एक एक करके जानते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 19, या फिर हम कह सकते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 19 या आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 हमें 6 स्वतंत्रताओं के बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। सो गाइस, अनुच्छेद 19 जो है हमारा, आर्टिकल 19 जो है हमारा, हमको 6 अधिकारों की सुरक्षा देता है। कितने? 6 अधिकारों की सुरक्षा। तो वो 6 अधिकार हैं कौन से एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला अधिकार क्या आता है हमको? सबसे पहला आता है इसमें आर्टिकल 19 में ही, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब आर्टिकल 19 जो है हमको 6 अधिकारों की सुरक्षा देता है। वो 6 अधिकार हमारे कौन से हैं? तो आर्टिकल 19 में जो सबसे पहला अधिकार है हमारा, सबसे पहला अधिकार आता है हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती क्या है? मतलब हम कहीं भी बोल सकते हैं, हमको बोलने का अधिकार है। तो आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, तो उसमें से पहली क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो पहली क्या आती है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्या आता है? दूसरी क्या आती है? सम्मेलन की स्वतंत्रता या करने की स्वतंत्रता। करने की
स्वतंत्रता। तो सम्मेलन वगैरह मतलब सम्मेलन आदि करने की हमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। हम उसमें कोई लड़ाई झगड़ा यदि ना करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अधिकार है, मतलब हमको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल 19 के तहत आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 सबसे पहले बताता है पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, या हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि सम्मेलन करने का अधिकार। ठीक है, फिर आता है नंबर 3 पे आता है संघ। संघ की स्वतंत्रता, मतलब संघ आदि बनाने की स्वतंत्रता भी हमको कौन सा आर्टिकल देता है, हमको संघ आदि बनाने की स्वतंत्रता जो देता है वो हमको आर्टिकल 19 देता है, यानी कि आर्टिकल 19 हमको ये स्वतंत्रता भी देता है। ठीक है, चलिए फिर फोर्थ कहाँ लिखूँ, यहीं पे लिख दूँ या नेक्स्ट इसको इरेज कर दूँ, यहीं पर कर देती हूँ। फोर्थ आता है हमको संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये संचरण की स्वतंत्रता भी क्या आती है कि आर्टिकल 19 के तहत आती है। मतलब कहने का ये है कि हमको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि आर्टिकल 19 जो है हमको किन 6 स्वतंत्रताओं के बारे में बताता है, या आर्टिकल 19 के तहत हमको कौन सी 6 स्वतंत्रता है, कौन सी 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो उसमें से पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने का अधिकार। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब सम्मेलन करने का अधिकार है हमको। संघ की स्वतंत्रता, मतलब हम संघ बना सकते हैं, हमको संघ आदि बनाने की स्वतंत्रता है या अधिकार है। संचरण करने का की स्वतंत्रता, मतलब हमको संचरण आदि करने का अधिकार है। तो ये 4 हो गए। ठीक है, इसको रब कर देती हूँ। फिर आगे 5वां और 6वां, 5वां और 6वां देखते हैं। फिर 5th और 6th हमको कौन सी स्वतंत्रताएं देते हैं। ठीक है, नंबर 5 पे आता है निवास करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये है कि हम भारत के किसी भी देश, मतलब भारत जो हमारा देश है उसके किसी भी कोने में हम निवास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। हम भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं। मतलब कहने का यह निवास करने की स्वतंत्रता इन द सेंस ऑफ कि जैसे हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले। मतलब मैं एज एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने क्या, मेरी जॉब लग गई कहाँ, मेरी जॉब लग गई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहाँ लग गई, दिल्ली के अंदर। तो मैं जाके क्या करने लगी, जब मेरी जॉब लग गई, मुझे दिल्ली शहर अच्छा लगा, तो मैंने क्या किया कि MP छोड़कर मैं दिल्ली में ही सेटल हो गई विद फैमिली। ठीक है, फैमिली के साथ। तो ये क्या है, ये भी हमको स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत कि निवास करने की स्वतंत्रता। हम भारत में कहीं भी, मतलब किसी भी स्टेट के निवासी हैं और हम कहीं भी दूसरी जगह जाकर निवास कर सकते हैं। तो ये भी हमको आर्टिकल 19 के तहत ये स्वतंत्रता हमको प्राप्त है। हमको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे होता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अदर स्टेट के होते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव करा जाता है किसी भी तरीके का, तो ये नहीं होता। अगर होता है तो इट मीन्स कि आपका फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है। ठीक है, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। तो नंबर 5 पे आता है निवास करने की स्वतंत्रता। अब 6वां जो आता है, 6वां जो अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, वो कौन सा आता है, नंबर 6 पे आता है वृत्ति का अधिकार, या फिर हम कह सकते हैं वृत्ति की स्वतंत्रता। वृत्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो वृत्ति की स्वतंत्रता, तो ये हो गए 6 हमारे आर्टिकल 19 के तहत हमारे 6 अधिकार हो गए। पहला कौन सा है, पहला है हमको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा है हमको सम्मेलन आदि करने की स्वतंत्रता। तीसरा आता है संघ आदि बनाने की स्वतंत्रता है हमको।
फिर हमको संचरण करने की स्वतंत्रता भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमको निवास करने की स्वतंत्रता है, और फिर लास्ट आता है हमको वृत्ति की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19 के तहत हमको ये 6 स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, चलिए आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम अगला नेक्स्ट आएगा हमारा आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 हमको क्या बताता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल 20 है वो हमको क्या बताता है, या हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद जो 20 है हमारा, वो हमको क्या फंडामेंटल राइट, मतलब उसके तहत हमको क्या मौलिक अधिकार है। तो ये हमको देता है कि अपराधों के संबंध में, किसके संबंध में, अपराधों के संबंध में, मतलब या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपराधों के लिए, हम कह सकते हैं ऐसे समझो, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के, मतलब जो भी यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो उसके तहत क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में, दोष सिद्ध के, या फिर हम कह सकते हैं हाँ दोष सिद्ध बोल दीजिए या सिद्धि बोल दीजिए, दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 20 जो आता है हमारा, आर्टिकल 20 के तहत हमको क्या स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 20 के तहत हमको स्वतंत्रताएं हैं, यदि मैं ही मान लीजिए मैं हूँ, तो मेरे ऊपर किसी ने कोई भी आरोप लगा दिया कि मैंने क्या किया है, मैंने चोरी की है, तो आर्टिकल 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है, तो मतलब मैं उसके तहत मुझे स्वतंत्रता है कि मेरे ऊपर जो दोष लगाया जा रहा है उसके अगेंस्ट मैं ये सिद्ध कर सकूं, ये बता सकूं कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। तो इसके तहत भी हमको ये स्वतंत्रता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति है, किसी पर उसको अधिकार है, उस पर कोई भी आरोप लगाया जाता है तो उसको ये अधिकार है कि वो खुद को निर्दोष सिद्ध करे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 20 जो है हमको क्या अधिकार देता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 20 के तहत हमको ये स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 21। कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमको 2 स्वतंत्रताएं देता है। कौन सी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, पहली स्वतंत्रता तो ये होगी आर्टिकल 21 के तहत, और दूसरी स्वतंत्रता क्या है, दूसरी स्वतंत्रता आती है आर्टिकल 21 के तहत ही है, ये भी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। मतलब आर्टिकल 21 के तहत हमको क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता है हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दूसरी आती है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो ये क्या है, मतलब प्राण संबंधित, प्राण और दैहिक क्या है, ये हमारी क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। मतलब कहने का ये है कि हमको प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण है, मतलब दैहिक स्वतंत्रता का हम कह सकते हैं का संरक्षण।
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे प्राण और देह से संबंधित हमको स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये भी क्या है, हमारा एक मौलिक अधिकार है। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसका अधिकार किसको है, हर किसी व्यक्ति को है। यदि कोई चाहे, मतलब कोई छोटा बच्चा है तो अगर उसको उसके घर वाले या कोई भी पढ़ाई नहीं दे रहा, मतलब उसको प्रारंभिक शिक्षा नहीं प्रदान कर रहा है, तो ये क्या है, ये उसका मौलिक अधिकार है, वो उसका वो फंडामेंटल राइट है। कहने का मतलब ये है कि अब एक बात और समझो, जब हमारा इमरजेंसी लग जाती है देश के अंदर, जब इमरजेंसी लग जाती है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो क्या होता है, हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। मैंने सब आपको पढ़ाया हुआ है। तो लेकिन आर्टिकल 21 एक ऐसा है फंडामेंटल राइट जो क्या है, जो कि निरस्त नहीं होता, क्योंकि बाकी सारे क्योंकि हमको क्या है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण है, ये भी हमारा संविधान हमको देता है, जो कि निरस्त नहीं होता। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, मतलब इमरजेंसी लग भी गई है तो भी क्या है, ये हमारे ऐसे अधिकार हैं जो निरस्त नहीं होते हैं। बाकी जो पहला आर्टिकल 20 में और आर्टिकल 19 में हमने जो पढ़ा था, तो वो क्या है, वो निरस्त हो जाते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, बट इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आर्टिकल हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 हमको क्या स्वतंत्रता देता है, या आर्टिकल 21 के तहत हमको क्या मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो ये क्या है, आर्टिकल 21 के तहत हमारे ये दो फंडामेंटल राइट हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में मतलब ये लिख के दे देगा आपको और पूछेगा कि कौन से आर्टिकल से संबंधित है, या फिर ये भी नहीं देगा ना, ज़्यादा क्वेश्चन टफ करना होगा तो दे देगा आर्टिकल 21 के से कौन से अधिकार संबंधित हैं, इन दोनों में से कोई एक दे देगा या दोनों को ही दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए कौन से आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 22 की तरफ। किसकी तरफ, आर्टिकल 22 की तरफ। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। क्या क्या देता है आर्टिकल 22 हमको, क्या बताता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और जो निरोध है उनसे क्या है, उनसे संरक्षण। मतलब कुछ दशाएं कौन सी होती है, कुछ दशाएं ऐसी होती हैं कि देख लीजिए, ऐसा समझिए कि यदि हमारे संविधान में ये लिखा गया है, मतलब कानून में ये लिखा गया है, यदि कोई महिला है तो सूरज छिपने के बाद क्या है, उसको मतलब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी महिला को। और यदि कोई महिला है तो उसको यदि कोई भी गिरफ्तार करने के लिए आता है तो उसको क्या है, साथ में कोई महिला कांस्टेबल ज़रूर होगी, तभी उसको गिरफ्तारी की जा सकती है। या फिर और भी बहुत सारे रीजंस हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही आपको। अब बस ये है कि बस क्विक रिवीजन के पर्पज़ से है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो ये हमको कौन से आर्टिकल के तहत ये अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 22 के तहत हमको यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये क्या है, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, दूसरा फंडामेंटल राइट है। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट अधिकार देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये हमारा कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है, आर्टिकल 23
और 24। तो आर्टिकल 23 और 24 किससे संबंधित है? आर्टिकल 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित। किससे संबंधित? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित। तो आर्टिकल 23 हमको क्या बताता है? अनुच्छेद 23 जो है वो हमको किस अधिकार के बारे में बताता है, या किस अधिकार, मतलब हमको हमारे कौन सा ऐसा वो है जो अधिकार हमको प्राप्त करता है? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23। तो वो आता है बलात् श्रम का प्रतिषेध। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र कितनी है, 14 वर्ष से कम है, तो उससे हम क्या नहीं करवा सकते? उससे हम किसी भी तरीके का कोई श्रम आदि नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते? किसी भी श्रम को, उससे कोई भी श्रम आदि हम नहीं करवा सकते। ठीक है, चलिए फिर आता है आर्टिकल 23 में ही, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा? आर्टिकल 24 आता है। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 24। बलात् श्रम में ये सारे जो, मतलब बलात् श्रम में और क्या क्या चीज़ें आ गई, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। बलात् श्रम में ये चीज़ें आ गई कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मतलब मानव तस्करी वगैरह होती है, या फिर बंधुआ मजदूर वगैरह जो लोग बना लिए जाते हैं। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी 23 और 24 में। तो मतलब बलात् श्रम में क्या आ गई कि जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी हो गई, या फिर जबरन मजदूर बना लिए गए लोग। तो इस आर्टिकल के ये हमको क्या क्या है? ये बलात् श्रम का प्रतिषेध हमको कौन सा फंडामेंटल राइट, कौन से आर्टिकल के तहत है? ये हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 23 के तहत। मतलब हमारा संविधान आर्टिकल 23 के तहत हमको यह अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती क्या बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता, या फिर मानव तस्करी जो होती है वो नहीं की जा सकती। कौन से आर्टिकल के तहत? मतलब ये क्या है? कानूनी अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको इस अनुच्छेद 23 के तहत कानून, मतलब सजा का भी प्रावधान है। वो सब ये है कि मैंने डिटेल में आपको सब कराया हुआ है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आर्टिकल 23 हमको कौन सा अधिकार प्राप्त कराता है? बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 हमको क्या बताता है? कारखाने आदि में मतलब जो कारखाने वगैरह होते हैं, जैसे बीड़ी के संबंधित कारखाने या फिर बारूद के संबंधित कारखाने, तो उनमें क्या है? कारखानों आदि में बच्चों के क्या है? बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। इसको ऐसे समझो, मतलब 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा है तो उससे हम क्या नहीं करा सकते? उससे क्या है? कारखाने आदि में, जैसे बीड़ी के कारखाने हो गए या फिर बारूद वगैरह के कारखाने हो गए, जो भी फैक्ट्रियाँ होती है, मतलब तो उनमें क्या है कि बच्चों से हम काम नहीं करा सकते। और इसके साथ ही साथ वो भी चीज़ें आती हैं, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, तो उनको जो घरों में भी काम कराने लग जाते हैं लोग, मतलब एज ए नौकर वगैरह रख लेते हैं। तो ये सब इसी आर्टिकल के तहत आते हैं। मैंने डिटेल में सब आपको बताया हुआ है, सब आपको पढ़ाया हुआ है, तो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो आर्टिकल 24 क्या बताता है कि कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब कारखाने आदि जो होते हैं उनमें क्या है? 14 साल से कम उम्र के कोई भी बच्चा उसमें काम नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारा जो फंडामेंटल राइट है, कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे हम क्या देखने वाले हैं? चलिए
आगे देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट आता है हमारा, किस नाम से उसको हम जानते हैं? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक आता है। किस बात की स्वतंत्रता? धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक हमको धर्म की स्वतंत्रताओं का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अब आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 बताता क्या क्या है, उनके बारे में जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारा अनुच्छेद 25। क्या आता है? अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 हमको क्या बताता है? हाँ, वो हमको बताता है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध, अंतःकरण की ओर धर्म के आबाद, क्या है? अंतःकरण की ओर और धर्म के आबाद रूप में मानने, आबाद, आबाद नहीं है, आबाद रूप में आबाद रूप में क्या करने? आबाद रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा ना इसमें देखना पड़ता है, क्योंकि जो एग्जैक्ट वर्ड है ना, जो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखी गई है, जो एग्जैक्ट लैंग्वेज बोली गई है, बताई गई है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जैक्ट वो ही लिखनी पड़ती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्टिकल 25 हमको क्या बताता है कि अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 25 के तहत क्या है कि अंतःकरण और धर्म के आबाद, मतलब हमारे अंतःकरण से या फिर धर्म के आबाद से हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसी के उसके आचरण, मतलब जो भी उस धर्म के अंदर है उसका आचरण कर सकते हैं और उस धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं। ये हमको आर्टिकल 25 के तहत, ये हमको हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा जो संविधान है हमको ये अधिकार प्राप्त कराता है। ठीक है, तो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 26 के तरफ। आर्टिकल 26 हमको क्या बताता है? तो आर्टिकल 26 जो है वो हमको क्या जानकारी देता है, क्या बताता है? चलिए अब वो देखते हैं। आर्टिकल 26 हमको जानकारी देता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब जो धार्मिक कार्य होते हैं, धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं,
उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता हमको कौन सा आर्टिकल देता है, कौन से आर्टिकल के तहत हमको ये स्वतंत्रता प्राप्त है? तो अनुच्छेद 26 या हम कह सकते हैं आर्टिकल 26 के तहत जो धार्मिक कार्य हैं उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता हमको है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले हमको यह स्वतंत्रताएं नहीं थी, और जब उससे पहले जो मुग़ल पीरियड था, मतलब जो मुग़ल काल था, तो उसमें भी क्या है, उसमें भी हमको धर्म से रिलेटेड, मतलब जो हिंदू धर्म में है, ठीक है, टैक्स वगैरह देना पड़ता था। वो ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, ओके। तो इसमें क्या है, जो धार्मिक कार्य हैं उनके क्या है, प्रबंधन की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के तहत है? मतलब किसी भी धर्म का है वो व्यक्ति, तो उससे धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य है तो उसको वो कार्य करने की स्वतंत्रता हमको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 26, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 हमको क्या बताता है उसके बारे में जानते हैं। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 हमको क्या बताता है? किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए मतलब कोई भी धर्म है तो उस धर्म की किसके लिए? अभिवृद्धि के लिए करों के जो कर मतलब जो टैक्स आदि होते हैं, करों के संदाय, अरे ये तो इसमें प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो कर आदि होते हैं तो करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता के बारे में स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 27 जो है, आर्टिकल 27 जो है वो हमको क्या, कौन सी स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो किसी धर्म के अभिवृद्धि के लिए, मतलब कोई भी धर्म है तो किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो कर आदि है, जो टैक्स वगैरह हैं, करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब कोई भी धर्म है हमारा, कोई भी क्या है, कोई भी धर्म है तो उसकी अभिवृद्धि के लिए हमको कोई भी किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना होगा, जैसे कि पहले दिया जाता था, ठीक है। पहले जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले दिया जाता था, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो आर्टिकल 27 के तहत क्या है, अनुच्छेद, किसी बच्चे को ये मतलब होगा कि आर्टिकल और अनुच्छेद, तो मैं इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में ही बोलती हूँ। तो आर्टिकल हिंदी में अनुच्छेद बोलेंगे और इंग्लिश में आर्टिकल बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता हमको कौन से आर्टिकल के तहत मिलती है? आर्टिकल 27 के तहत, ठीक है। चलिए अब इसमें जो धर्म की स्वतंत्रता है, इसमें हमारा लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 28। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 हमको क्या स्वतंत्रता प्रदान करता है उसके बारे में जानते हैं। तो जो आर्टिकल 28 है तो वो क्या है, वो देता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में, किसमें? कुछ शिक्षा मतलब कुछ जो शिक्षा संस्था आदि होते हैं, तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, क्या चीज? धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, क्या है? धार्मिक, एक मिनट, धार्मिक उपासना क्या चीज़ है? मतलब कुछ शिक्षा संस्थाओं में
क्या है, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब क्या कहा गया है आर्टिकल 28 में या अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्था ऐसी होती हैं, मतलब जो गवर्नमेंट नहीं होती, मतलब सरकारी जो स्कूल होते हैं वो वैसी शिक्षा संस्थान नहीं, जो प्राइवेट, मतलब कोई भी किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है वो इस तरीके के शिक्षा संस्थान चला सकता है, वो मैंने सब आपको बताया हुआ है। तो उसमें क्या है कि कुछ शिक्षा संस्थान ऐसी होती है जो धर्म से रिलेटेड होती हैं, तो धार्मिक, जैसे मदरसे वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो धार्मिक शिक्षा है या धार्मिक उपासना है उसकी उपस्थिति होने के बारे में मतलब स्वतंत्रता, हम चाहें, मतलब हमको क्या है, ये अधिकार है कि हम जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उसमें क्या है, उसमें उपस्थित भी हो सकते हैं, उसकी उपासना आदि भी कर सकते हैं। तो यदि हम, मतलब अगर मान लीजिए मैं हिंदू धर्म से रिलेटेड हूँ, है ना, लेकिन मैं किसी जो मुस्लिम धर्म है उसके उस स्कूल में, मदरसे वगैरह जो होते हैं उसमें पढ़ना चाहती हूँ, तो उसकी शिक्षा, मतलब उस धर्म की शिक्षा या उपासना करना चाहती हूँ, मेरा मन है, तो ये मुझे अधिकार है, तो इस अधिकार से मुझे कोई रोक नहीं सकता। या फिर कोई मुस्लिम है किसी हिंदू धर्म से, मतलब कोई हिंदू स्कूल है जो जहाँ संस्कृत आदि या श्लोक वगैरह जो हमारे वेद पुराण हैं और जो हमारे क्या हैं, जो भी पुराण वगैरह हैं, जो भी मतलब इस तरीके से वो उपासना करना चाहता है उसकी, ठीक है, तो उसको हमारा जो संविधान है वो अधिकार देता है कि वो उनकी उपासना या फिर उनको क्या है उसमें उपस्थित, यदि पूजा वगैरह हो रही है तो उसमें उपस्थित हो सकता है, अगर उसका मन है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये क्या है, हमारे कौन से संविधान का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 28, हमारे जो जिसके अंदर क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, तो आर्टिकल 28 के तहत हमको ये स्वतंत्रता है, ठीक है। तो धर्म की स्वतंत्रता भी हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अभी हमारा जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है और कुछ हमारी रिट रह गई हैं, और रिट के अलावा भी आर्टिकल 32 के अलावा भी आर्टिकल 32 में हमारी 5 रिट्स आती हैं, उसके अलावा भी कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मैं सारे एक एक करके सारे आर्टिकल आपको कराऊंगी, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है गाइस। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है मेरे पढ़ाने में या किसी में, हाँ मुझे थोड़ा बीच बीच में, ये मैं मान रही हूँ कि मुझे थोड़ा बीच बीच में देखना पड़ रहा है, वो किस वजह से, क्योंकि मैं अभी यूज़ टू नहीं हूँ, अभी मेरा हैबिट में नहीं आया है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है बीच बीच में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है ताकि मैं कुछ गलत ना पढ़ा दूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग ही है। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।